हे एवरीवन, माय नेम इज मोहित प्रजापति। वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकिंग डायरेक्शंस। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों से मैं तो काफ़ी इनएक्टिव था चैनल पर, कुछ वीडियोस वगैरह नहीं प्रोवाइड कर रहा था। प्रिपरेशन से रिगार्डिंग या एनी स्ट्रैटेजी से रिगार्डिंग कोई वीडियोस नहीं आ रही थी, सिर्फ हम मॉक टेस्ट लगा रहे थे आरआरबी पीओ प्रीलिम्स के लिए। बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से ऐसा हो रहा था मेरे साथ कि मैं कुछ नहीं प्रोवाइड कर पा रहा था, मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पा रहा था वीडियो एंड कॉन्टेंट भी नहीं बना पा रहा था। तो अब देखो, रेगुलर रहेगी सारी चीज़ें। बिकॉज ऑफ आप मेरे पास थोड़ा सा टाइम है तो मैं आपको रेगुलर प्रोवाइड करूंगा। मेंस लेवल के सेशन भी प्रोवाइड करूंगा और सारी चीजें प्रोवाइड करूंगा धीरे धीरे, एक एक वीडियो, लाइक एक वीडियो तो मैं आपको डेली प्रोवाइड किया करूंगा मेंस लेवल की, या तो वो रीजनिंग पे होगी या क्वांट पे होगी। एंड ये जो स्ट्रेटेजी रहेगी दोस्तों, दोनों के साथ में मैं बताने वाला हूँ कि एसबीआई क्लर्क मेंस की और आरआरबी पीओ मेंस की साथ में तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि दोनों एग्जाम जो है 1 मंथ या 15-20 डेज के डिफरेंस पे होंगे। आपको पता है ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा डेज का, 15 to 20 डेज। तो सारा जो है हमारे बहुत ज्यादा हमारा फायदा होने वाला है इस चीज के अंदर, बिकॉज हमें बार बार क्या है, अपना जीए नहीं तैयार करना होगा। एक ही बार हम जीए तैयार करेंगे, उसको अगली बार रिवाइज कर लेंगे, दैट्स इट। तो कंप्लीट वीडियो को देखना दोस्तों। और अगर आप किसी की स्ट्रैटेजी की वीडियो देखते हो ना, तो एक चीज जरूर किया करो, उस स्ट्रैटेजी को जरूर फॉलो किया करो। कुछ टाइम के लिए फॉलो करो, अगर लगता है आपको नहीं फायदा हो रहा है, नहीं कुछ डेवलपमेंट हो रही है आपके अंदर, तो बिल्कुल उसको मत अपने हिसाब से चेंज कर लिया करो, मत फॉलो किया करो। बट आप करो, पहले फॉलो करो, और उसके अंदर अगर आप माइनर चेंजेस भी करना चाहते हो तो कर लो। लाइक आपको कोई सब्जेक्ट ज्यादा स्ट्रांग लगता है और ज्यादा अच्छा लगता है तो उसको ज्यादा पढ़ लो, टाइमिंग आप चेंज कर लो। तो ऐसे माइनर चेंजेस आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ऐसा नहीं है कंप्लीट ही फॉलो करना होता है, बट फॉलो करो, डेली करना यही मैटर करता है। तो कंप्लीट देखना वीडियो को, सारी चीजें समझ में जाएंगी। दोनों एग्जाम का लेवल कैसे रहता है कंपैरिजन करके करेंगे हम सारे। एक एक सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से आपको एक एक सब्जेक्ट को लेके चलना है, क्या टाइम देना है, और किस तरीके से आप अगर अभी तक कॉन्सेप्ट नहीं सीखे हैं, बिगनर है, तो आपको किस तरीके से करना है, सारी चीजों के बारे में बात हो जाएगी यहाँ पर इस वीडियो के अंदर। वीडियो थोड़ी 20-25 मिनट की भी हो सकती है, कह नहीं सकता मैं कि आपको 12-13 मिनट की ये वीडियो मिलेगी, क्योंकि मैं सारी चीजें बता दूंगा इस वीडियो में, अलग अलग नहीं बताऊंगा। तो सारी चीजें बता दूंगा ताकि ये प्रॉपर बच्चों का टाइम भी बर्बाद ना हो और एक ही बार में सारी चीजें समझ आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं एसबीआई क्लर्क। एसबीआई क्लर्क की इधर लिख लेते हैं आरआरबी की। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जाम के लेवल की, दोनों एग्जाम के लेवल की। लेवल क्या, दोनों एग्जाम का अलग रहता है? बिल्कुल नहीं रहता, दोनों एग्जाम का लेवल रहता है देखो सेम, सेम लेवल रहता है। थोड़ा सा ही ऊपर नीचे होता है, लाइक आरआरबी पीओ थोड़ा सा टफ आ सकता है, बट एग्जाम का लेवल जो है सेम ही रहता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता। अब आपको ये चीज समझनी चाहिए कि आरआरबी पीओ में सारे बच्चों को पता है कंपोजिट टाइम मिलता है, कंपोजिट टाइम 2 आवर्स का। बट यहाँ ऐसा नहीं रहता, एसबीआई क्लर्क में आपको पता है सेक्शन वाइज टाइम मिलता है। अब देखो, सब्जेक्ट की बात करें तो आप यहाँ पे पता है आपको क्वांट आना होता है, रीजनिंग आनी होती है, इंग्लिश यहाँ है, एंड जीए, दैट इज योर करंट अफेयर्स। यहाँ पर अगर आप सब्जेक्ट की बात करें तो चारों सब्जेक्ट ये हैं। बस यहाँ पर आपको क्या एक ऐड करना होगा, कंप्यूटर। ध्यान रखना, कंप्यूटर अलग से आता है। कभी आपको समझ लो कि रीजनिंग, कंप्यूटर एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग नहीं, रीजनिंग अलग से आती है, कंप्यूटर अलग से आता है, एक अलग सेक्शन होता है कंप्यूटर का। एंड आप एक चीज और ऐड कर लो, हिंदी एंड इंग्लिश। ये मैंने ऑब्लिक लगा के इसलिए बताया बिकॉज इंग्लिश भी आती है और हिंदी भी आती है, और दोनों में से एक ही चूज कर सकते हैं। लाइक एक ही अटेम्प्ट कर सकते हैं, या तो बच्चे हिंदी अटेम्प्ट कर सकते हैं या इंग्लिश अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसलिए बच्चे आरआरबी पीओ ज्यादा देते हैं बिकॉज ऑफ हिंदी की वजह से, वो हिंदी अटेम्प्ट करके आते हैं। तो हिंदी आपको अच्छी लगती है, हिंदी आपसे हो जाती है तो आप बेशक हिंदी करिए, एंड इंग्लिश आपसे हो जाती है तो आप इंग्लिश करिए। दोनों ही चीजों में से कोई सी भी चीज आप कर सकते हैं आरआरबी पीओ में। अब मैंने आपको बता दिया क्या क्या सब्जेक्ट सब्जेक्ट रहते हैं। क्वेश्चंस आपको पता होंगे, लाइक यहाँ पर क्वांट में 40 क्वेश्चन, रीजनिंग में 40 क्वेश्चन रहते हैं, इंग्लिश के अंदर 40 रहते हैं, मे बी रीजनिंग के अंदर शायद 45 रहते हैं एसबीआई क्लर्क में, और या तो सबके अंदर 40-40 रहते हैं। हर एक सेक्शन के अंदर, आरआरबी पीओ के हर एक सेक्शन के अंदर 40 क्वेश्चन आते हैं।
और यहाँ क्वेश्चन वेरी करते हैं, लाइक जीए में आ जाए तो 50 आ जाते हैं और इंग्लिश में 40 रहते हैं। जीए में 50 रहते हैं, इंग्लिश में 40 रहते हैं, रीजनिंग में आई थिंक 45 रहते हैं, क्वांट में आई थिंक 40 रहते हैं। रीजनिंग का मेरे को डाउट लग रहा है यार, रीजनिंग में कोई याद नहीं आ रहा है कितने क्वेश्चन रहते हैं, तो आप देख लेना। तो आपको ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई है लेवल के। अब मैंने लेवल के बारे में आपको बता दिया। अब देखो सबसे अच्छी चीज क्या हुई है, एसबीआई क्लर्क मेंस जो है, एसबीआई क्लर्क मेंस और आरआरबी पीओ मेंस क्या है, हो गया है। एसबीआई क्लर्क मेंस डिले हो गया है और आरआरबी पीओ मेंस तो अपना देखो टाइम पर ही होगा, इसका रिजल्ट भी टाइम पर ही आएगा अगर सिचुएशन अच्छी रही तो दोनों ही एग्जाम जो है ना साथ में ही होंगे, कहीं ना कहीं 10-15 दिन के डिफरेंस पे। तो हमारा एक चीज क्या फायदा होगा, हमारी जीए जो है ना, जो हम अब तक तैयार करेंगे वो एसबीआई क्लर्क में तो काम आई जाएगी और इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आरआरबी पीओ में और अच्छे से काम, आरआरबी पीओ में और अच्छे से काम आ जाएगी। तो यहाँ ये फायदा होने वाला है, बट फायदा उन्हीं बच्चों का होगा जो अच्छे से चलेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे, डेली अपने आप का 100% देंगे। अब देखो बात करते हैं, अब एक सब्जेक्ट की बात करूंगा। अब ये मत सोचना आपके प्रिपरेशन में कुछ अलग अलग करना है कि भाई मैं एसबीआई क्लर्क का अलग करूंगा, उसका कुछ बहुत ही ज्यादा अलग आता है, आरआरबी पीओ का अलग करा करूंगा, इसका कुछ बहुत ही ज्यादा अलग आता है। नहीं, कुछ अलग नहीं आता, आपको मैंने बता दिया ना, लेवल सेम रहता है। तो आप वही एक, अगर आप क्वांट में 2 घंटे दे रहे हो और 2 घंटे में जो प्रैक्टिस कर रहे हो एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए भी एनफ है और आरआरबी पीओ मेंस के लिए भी एनफ है, ऐसा कुछ अलग अलग आपको नहीं करना है। तो बस वही चीज अब आप समझना किस तरीके से एक एक सब्जेक्ट को लेके चलना है। चलो अब देखते हैं एक एक सब्जेक्ट के बारे में। सबसे पहले देखो मैं आपको बात करूंगा क्वांट की। पहले बात कर लेते हैं क्वांट की। देखो क्वांट में देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ टाइम। टाइम रहेगा 2 आवर्स, 2 आवर्स रहेंगे मैक्सिमम। इट इज नॉट अ मिनिमम, इट इज मैक्सिमम। तो मैक्सिमम आपको 2 आवर्स देना है। अब 2 आवर्स का मतलब क्या है, अब देखो कुछ बच्चे तो बहुत से ऐसे होंगे जिनको लगता है कि उनसे मेंस लेवल डीआई नहीं होती है, मेंस डीआई नहीं होती है, तो वो मेंस डीआई की क्या करते होंगे, वीडियोस देखते होंगे, वीडियोस को फॉलो करते होंगे सबसे पहले, फिर वहां से देखकर कुछ उन्हें लगता होगा कि अब समझ में आया, अब हम करेंगे। तो ये 2 आवर्स मैंने आपको इसीलिए बताया। अगर आप अभी तक कॉन्सेप्ट देख रहे हो और वीडियोस देख रहे हो तो आपको क्या करना है, 1 आवर तो वीडियोस को दो। कितना देना है, 1 आवर। 1 आवर वीडियोस को दो, डेली 1 आवर वीडियोस को दो। जितना आपको लर्न करना है वीडियोस के अंदर से उतना लर्न करो वहां से। एंड फिर क्या करना है आपको, 1 आवर क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। फिर क्या करना है आपको, 1 आवर प्रैक्टिस को देना है, प्रैक्टिस करनी है 1 आवर। जो रिमेनिंग 1 आवर होंगे ना उस पर करनी है आपको प्रैक्टिस। तो इस चीज से आपको ये चीज करनी है। अब मेंस लेवल डीआई देखो इतनी ज्यादा टफ तो आती नहीं है। अब जो आपने प्री लेवल की डीआई पढ़ी होगी ना उसको बस थोड़ा सा मॉडरेट और थोड़ा सा टफ बना के कैलकुलेटिव बना के दे दिया जाता है, जिसमें आपका थोड़ा सा दिमाग लगता है। काफी बार मैं बता चुका हूं अपने पिछले सेशंस के अंदर भी। तो थोड़ा सा दिमाग लगता है आपका, वही मेंस लेवल डीआई होती है और कुछ नहीं होती है। प्रीलिम्स का थोड़ा सा एडवांस लेवल होता है उस डीआई के अंदर। तो ये चीज आप समझना, डरना मत मेंस लेवल डीआई से। डेली आपको क्या करना है, मेंस लेवल डीआई करनी है। मेंस लेवल डीआई तो डेली ही करनी है क्योंकि डीआई और अर्थमेटिक का कॉम्बिनेशन बना के चलना है आपको। अब बात करते हैं मिसलिनियस की। मिसलिनियस देखो क्या आपको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। मिसलिनियस क्लर्क लेवल में बिल्कुल मिलता है, आरआरबी पीओ में भी मिलता है। तो दोनों में ही मिलता है और दोनों की मैं आपको बता के चल रहा हूँ, ऐसा नहीं है आरआरबी पीओ का अलग बताऊंगा, नहीं, दोनों में ही मिसलिनियस मिलता है। मिसलिनियस में आपको जितने भी मिसलिनियस टॉपिक होते हैं, लाइक सिंपली हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, नंबर सीरीज हो गई, कोई भी हो सकती है वो, रॉन्ग या क्वाड्रेटिक हो गई, और Q2 Q1 हो गया, Q1 एंड Q2 हो गया, दैट इज क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2। तो ये आपको मिसलिनियस में मिल जाते हैं टॉपिक, बिल्कुल 5-5 नंबर के आपको मिल जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को जरूर ढूंढना होता है हमने और बिल्कुल करके आना होता है। फिर आते हैं अरिथमेटिक पर। अरिथमेटिक, अब इससे बच्चे तो बहुत भागते हैं, बट कहाँ तक भाग लोगे, सारा 50, अगर 40-50 क्वेश्चन आ रहे हैं तो अगर 20-25 की डीआई होंगी तो बाकी अरिथमेटिक होगा, कुछ नहीं होता है। और बस मिसलिनियस के 4-5 क्वेश्चन निकाल दो, उसके अलावा अरिथमेटिक ही होता है।
तो अर्थमेटिक का यही सिस्टम रहना है। अर्थमेटिक तो आपको देखो करना पड़ेगा। अर्थमेटिक को किस तरीके से करोगे, जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि अगर आप वीडियोस देख रहे हो तो 1 आवर आपको वीडियोस देखनी है, बट आपको ऐसा नहीं करना है कि आप एक दिन बैठ रहे हो और आप मेंस लेवल डीआई की ही वीडियोस देख रहे हो, बस आपने 4 5 6 वीडियोस देख ली है मेंस लेवल डीआई की, नहीं, बहुत बैलेंस तरीके से चलना होता है। तो आप देखो, अगर मेंस लेवल डीआई देख रहे हो ना, तो एक मेंस लेवल डीआई की वीडियो देखो सबसे पहले, उसका कॉन्सेप्ट सीख लो। उसका कॉन्सेप्ट सीखने के बाद उसी को ही प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करनी है उसी को ही, अपने जो प्रैक्टिस का आपने 1 आवर दे दोगे ना, आप उसी के अंदर उसको प्रैक्टिस करो। फिर मेंस लेवल डीआई के बाद आप एक ना एक कोई अर्थमेटिक का टॉपिक उठाओ। मान लो आपने टाइम एंड वर्क उठाया, टाइम एंड वर्क के आपको कॉन्सेप्ट पता है, बस आपने मेंस लेवल के कंटेंट, अपने मेंस लेवल के क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस नहीं कर रखे हैं। तो टाइम एंड वर्क का सर्च करो मेंस लेवल के क्वेश्चंस, और मेंस लेवल के क्वेश्चंस देखो किस तरीके के आते हैं। लाइक प्रीवियस ईयर उठाओ, प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठाओ, और प्रीवियस ईयर के पेपर उठाने के बाद ना उसमें देखो कि टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस का लेवल एक्चुअल में क्या है, कहां तक वो लेके चले जाते हैं और कहां तक फंसाते हैं। ये चीज एनालाइज करो कि आप वहां पे समझ पा रहे हो प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस को, क्या आप वो कर पा रहे हो अभी तक। तो ये चीज एनालाइज करके जो है ना, अपने आप को एक एक टॉपिक के अंदर डेवलप करो। एक एक टॉपिक के अंदर आप, मैटर नहीं करता कि आप सारे ही टॉपिक करो अर्थमेटिक के, आपको कंप्लीट टॉपिक करने की जरूरत नहीं है। देखो, कंप्लीट टॉपिक जितने भी आते हैं ना अर्थमेटिक में, ये करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, आप 5 to 6 टॉपिक अपने कवर कर लो, अच्छे से कवर कर लो, अच्छे से, कि लाइक कोई भी क्वेश्चन हो जाए, कोई कैसा भी कॉन्सेप्ट है जाए, हम नहीं छोड़ेंगे इन क्वेश्चंस को। तो 5 to 6 टॉपिक अपने कवर कर लो और डीआई स्ट्रॉन्ग कर लो, एंड डीआई स्ट्रॉन्ग कर लो। तो मैथ्स का तो देखो इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि इतना टाइम तो है नहीं आप सब अटेम्प्ट कर दोगे, वहां पे सारे अर्थमेटिक आए तो सारा अर्थमेटिक कर दोगे, सारी डीआई आए तो सारी डीआई कर दोगे, नहीं ऐसा नहीं होता। आप 20 25 क्वेश्चन ही कर पाओगे मुश्किल से 40 to 45 मिनट्स के अंदर, क्योंकि लेंदी रहता है सब कुछ और समझने में भी टाइम देना पड़ता है। तो इस तरीके से अर्थमेटिक में आप अगर 5 to 6 टॉपिक बचे हुए दिन में, जितने भी अपने पास 1 महीना है 1.5 महीना, ये भी कर लोगे ना, अगर आपने अर्थमेटिक अभी तक नहीं पढ़ा है तब कह रहा हूं मैं आपसे कि 5 to 6 टॉपिक, अगर आपने पीछे से पढ़ा है ना तो आप आराम से सारे टॉपिक कर सकते हो। तो क्वांट में इस तरीके से आपको चलना है अपने आप को लेकर, इस तरीके से अर्थमेटिक करना है। मिसलिनियस तो आपको पता ही है, मिसलिनियस की आपको प्रैक्टिस करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आप प्री में बहुत कर चुके हो। फिर मेंस लेवल डीआई का आपको मैंने बताया किस तरीके से करना है। आप डेली टारगेट, अभी का जो आपका टारगेट रहना चाहिए ना, वो रहना चाहिए देखो 2 डीआई का, कितना, 2 डीआई का, 2 डीआई का टारगेट रहना चाहिए। अर्थमेटिक का टारगेट रहना चाहिए आपका कॉन्सेप्ट के साथ लगभग लगभग 15 to 20 क्वेश्चन मेंस लेवल, इतने क्वेश्चंस आपके रहने चाहिए। तो 2 डीआई का टारगेट रखो। ये 2 डीआई को दोस्तों आपको इंक्रीज करना है, ऐसा नहीं है बस 2 डीआई बोल दिया मैंने तो मेंस तक 2 डीआई करना है, नहीं। जब तक आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, आपको लग रहा है कि अभी डीआई नहीं हो रही है, तो 2 डीआई रखो प्रैक्टिस के अंदर। प्रैक्टिस करने के अंदर एक डीआई की वीडियो देखो, फिर वही डीआई प्रैक्टिस करो, एक अलग से और कर लो, इस तरीके से। फिर आप क्या करो, 10 दिन के बाद ये लेवल इंक्रीज कर दो, 2 डीआई के जगह आप क्या करने लग जाओ, 3 डीआई प्रैक्टिस करने लग जाओ। 3 डीआई एनफ होती है, फिर 3 और 4 डीआईज एनफ होती हैं। अगर कोई बच्चा 4 कर पा रहा है ठीक है उतने टाइम के अंदर, बट 3 भी कर पा रहा है तो भी ठीक है, बट प्रैक्टिस कर रहा है ना वो, तो वो स्ट्रांगली होता जाएगा डीआई के अंदर भी, अर्थमेटिक के अंदर भी। तो 2 आवर्स के अंदर ये काम आप आसानी से कर सकते हो, जिस तरीके से मैंने बताया, बिल्कुल बहुत आसानी से कर सकते हो। ये मिसलिनियस पार्ट आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बस आपको अर्थमेटिक और डीआई क्वांट में इन दोनों चीजों पर फोकस रखना है आपको अपना, और बस मॉक टेस्ट से क्वेश्चंस उठा के लगाने अच्छे अच्छे। तो ये अपना हो गया क्वांट के बारे में। अब बात करते हैं रीजनिंग के बारे में, कि रीजनिंग आपको किस तरीके से करनी है। देखो जस्ट अ सेकेंड, अब बात करते हैं देखो रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग, अब रीजनिंग के लिए टाइम देखो, आई नो कि रीजनिंग जो है बहुत बच्चों का क्या होता है, स्ट्रांग होता है, काफी बच्चों का, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट रीजनिंग में अच्छे होते हैं, क्योंकि वो रीजनिंग कर लेते हैं कहीं ना कहीं। क्वांट तो बहुत कम कर पाते हैं, बट रीजनिंग बहुत अच्छे से, लाइक 100% अगर बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं और जिन्होंने अच्छे से तैयारी करी है, रीजनिंग की प्रैक्टिस करी है, तो उसमें से 80% बच्चे रीजनिंग में अच्छे नंबर लेके आएंगे, क्योंकि रीजनिंग ज्यादा टफ नहीं पड़ता है बच्चों को, पजल में और मिसलिनियस क्वेश्चन में काफी अच्छे होते हैं बच्चे। तो इसकी प्रैक्टिस आप अपने हिसाब से डिसाइड करो कितना आपको टाइम देना सही लगता है। मैं आपको बताऊंगा, मेरे हिसाब से तो 1.5 आवर बहुत होते हैं। देखो
मेंस लेवल में, क्योंकि यहाँ पर हमें लर्निंग की वीडियोस की जरूरत नहीं है, वीडियोस की जरूरत नहीं है यार सीखने के लिए। क्योंकि अगर आप देखो वीडियोस भी जाते हो, वीडियोस भी फॉलो करते हो, तो आप क्या कर रहे हो, वीडियोस में पजल वहां पे देख रहे हो और पजल की कंडीशन, वो आपको पजल, सामने वाला आपको पजल पढ़ के बता रहा है, पजल की कंडीशन बता रहा है कि ऐसे ऐसे नोट कर लो, बस वो आपने देख लिया। अब क्या ये चीज आप खुद नहीं कर सकते थे? खुद भी तो कर सकते थे ना अपने हिसाब से। जैसे आप प्री की पजल के अंदर कंडीशंस नोट करते हो वैसे ही तो नोट करना होता है, उसके अलावा तो कुछ डिफरेंट होता नहीं है आई थिंक। बस उसको लंबा कर दिया जाता है, पजल को थोड़ा लेंदी दे दिया जाता है पजल के अंदर, और थोड़े से स्टेटमेंट में फंसाया जाता है बस। और वो स्टेटमेंट में फंसना क्या होता है, अगर आप लगता है आपको मैं फंस रहा हूं तो उसका एक बार देख लो कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, फिर वो स्टेटमेंट आपको कभी नहीं फंसाएगा। जैसे कभी कभी दे दी जाता है 2 प्लेसेस अबव, 3 प्लेसेस अबव, तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने 3 प्लेसेस बीच में 3 लेनी है या फिर 2 लेनी है। तो ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट, ऐसी ऐसी लैंग्वेज में फंसाता है वो। तो ऐसी ऐसी चीजों को सीख लिया करो थोड़ी थोड़ी बस। और फिर आपको सीखने की, बस अगर मैं बताऊं तो वीडियोस से सीखने की पता है क्या जरूरत पड़ेगी, ये मिसलिनियस पार्ट सीखने की जरूरत पड़ेगी बस। मिसलिनियस पार्ट थोड़ा सा रहता है कि सीखने की जरूरत पड़ेगी, वो भी आपको कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ एक एक वीडियोस देखना, एक वीडियोस देखना और कॉन्सेप्ट सीख लेना। और आप एक वीडियोस भी, ये भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा मेरे ही चैनल से, आप सीख लेना, आप टेंशन मत लेना। मैं आपको लाइक एक वीडियोस प्रोवाइड करूंगा किसी एक टॉपिक पे, आप कोडेड इनइक्वालिटी हो गई, या फिर एक टॉपिक ले लूंगा मैं आपको कोडेड डायरेक्शन सेंस, वो आपको बता दूंगा। इस तरीके से मिसलिनियस भी हो जाएगा। न्यू पैटर्न क्वेश्चंस, न्यू पैटर्न क्वेश्चंस तो वही रहते हैं, न्यू पैटर्न क्वेश्चंस में ज्यादा तकड़ा कुछ होता नहीं है, ये तो सबसे ज्यादा आसान रहते हैं। न्यू पैटर्न क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं ना तो वो सबसे ज्यादा आसान है, मतलब आपको अच्छे से नंबर देके जाएंगे, फिर तो आपके मार्क्स और ज्यादा बढ़ जाएंगे। फिर आती है देखो लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग। अब देखो बैंकिंग एग्जाम वाले तो लॉजिकल रीजनिंग को बिल्कुल स्किप करके चलते हैं, उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं रहता, ना ही कोई पढ़ता है इसे। लॉजिकल रीजनिंग आपके ऊपर रहता है कि आप किस तरह करते हो। मैं क्या करता हूँ, लॉजिकल रीजनिंग एग्जाम में करता हूँ, मॉक टेस्ट में करता हूँ, सॉरी मॉक टेस्ट में करता हूँ, तो मैं वो क्वेश्चंस करता हूँ जो मुझे आते हैं, जो मैंने टॉपिक कर रखे हैं, लाइक कोर्स ऑफ एक्शंस हो गया, या फिर क्या कहते हैं इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट हो गया, ये वाले क्वेश्चंस मैं कर देता हूँ। अजम्पशंस हो गए, ये सब आते हैं उससे। लेकिन कोई डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, लाइक इन्फेरेंस आ जाता है, और भी चीजें आती हैं, सिचुएशंस बेस्ड आ जाते हैं, तो वो मैं नहीं करता हूँ। मुझे पता है उसमें टाइम भी वेस्ट होगा पढ़ने में, और फिर उसका आंसर में भी हम मार्क नहीं कर पाएंगे, कॉन्फिडेंस नहीं होगा। तो लॉजिकल रीजनिंग तो आप थोड़ा सा स्किप करके चलो, आपको काफी क्वेश्चंस मिसलिनियस में और क्या कहते हैं पजल में मिल जाएंगे, पजल एंड स्टेटिंग अरेंजमेंट। तो आपको सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखना होता है ये मिसलिनियस। आप कहोगे कि पजल तो सर बहुत आती हैं, बट आप मिसलिनियस कह रहे हो। मिसलिनियस में इसलिए कह रहा हूं, पता है आपको, मिसलिनियस पजल, पता है पजल ऐसी आएंगी ना कि आप या तो कर ही पाओगे या नहीं कर पाओगे, बस दो ही चीजें होंगी। या तो इतनी बड़ी दे दी जाएगी, इतनी कॉम्प्लिकेटेड दे दी जाएगी कि उसे पढ़ने में ही डर लगने लगेगा, या फिर इतनी आसान दे दी जाएगी कि बिल्कुल पढ़ के एकदम पता चल जाएगा कि ये तो हो जाएगी, कर देंगे। तो बस वही चीज होता है, पजल आप वही चीज कर पाओगे, पजल इजी एंड मॉडरेट ही कर पाओगे आप। जहां पर ये दो पजल आएंगी ना, इजी एंड मॉडरेट, तो बस वही पजल आप उठा पाओगे और उन्हीं को ही कर पाओगे अगर टाइम होगा तो। वरना आप सारे मार्क्स पता है यहां से निकालोगे मिसलिनियस से। तो मिसलिनियस स्ट्रॉन्ग करना दोस्तों बहुत जरूरी होता है। मैं आपको ये बता चुका हूं कि मिसलिनियस पे बहुत ध्यान दो, रीजनिंग के अंदर बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि पजल कभी भी और कैसी भी दे सकता है, बहुत डिफरेंट दे सकता है और बहुत डिफिकल्ट भी दे सकता है। न्यू पैटर्न पजल भी दे सकता है, तो आप कैसे कर लोगे जब आपको कंडीशन ही समझ नहीं आएंगी कि किस तरीके से लेके चल रहा है और किस तरीके से लिखना है। बट यहाँ पर अगर आप इनपुट आउटपुट आता है और आप डेली एक इनपुट आउटपुट सॉल्व कर रहे हो, तो बिल्कुल करके आओगे आप। ये कोडिंग डिकोडिंग आ गई न्यू पैटर्न और आपसे आती है अच्छे से, तो बिल्कुल आप करके आओगे। बाकी जितने भी मिसलिनियस कोडेड ब्लड रिलेशन आ गया तो वो आप करके आओगे, और फिर कोडेड आपका डायरेक्शन सेंस आ गया, वो भी आप करके आ जाओगे। तो ये चीजें रहती हैं, ये टॉपिक्स। और यहाँ पे डेटा सफिशिएंसी जरूर लिखना है, डेटा सफिशिएंसी बहुत आती है, डेटा सफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजें रहेंगी। अब मैंने आपको टाइम भी बता दिया। अब टाइम के अकॉर्डिंग मैं बताऊं आपको, अगर पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में आप अभी भी फंस रहे हो तो आप जरूर थोड़ी बहुत वीडियोस पे जाओ, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि वीडियोस पे ज्यादा डिपेंड मत रखना, वीडियोस पे ज्यादा डिपेंड मत करना अपने आप को, अपनी प्रैक्टिस पर डिपेंड करना। रीजनिंग मांगती है प्रैक्टिस, जब तक आप अपना अपना माइंड यूज नहीं करोगे ना, और अपना माइंड करके वहां पर नहीं फंसोगे किसी पजल के अंदर, वहां 30-30 मिनट अपने 25-25 मिनट एक एक पजल में बर्बाद नहीं करोगे प्रैक्टिस के अंदर,
तब तक बात नहीं बनेगी, यही सोच लेना। फिर आप ऐसे ही कहते रह जाओगे कि हमारी पजल स्ट्रांग नहीं हो रही है, हमारी पजल स्ट्रांग नहीं हो रही है, बिकॉज नहीं होगी। क्योंकि आप सामने वाले का, अगर सामने वाला समझा रहा है ना, सामने वाला अपना दिमाग लगा रहा है, आप अपना दिमाग नहीं लगा रहे हो। तो ये चीज समझना आप रीजनिंग के अंदर। तो पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट का यही सीन रहता है, आप प्रैक्टिस करो। अब देखो मैं बताऊं आपको, 1.5 आवर अगर आपके पास है, आप वीडियोस भी देख रहे हो ना, तो वीडियोस को लगभग लगभग 30 मिनट दे दो, बस 30 मिनट दे दो वीडियो को, जिसमें आप सिर्फ क्या करते हो, एक पजल देखते हो या एक सीटिंग अरेंजमेंट देखते हो बस, या कोई सा भी सेशन देख लेते हो, एक अगर मेरा सेशन आ रहा तो वो देख लिया। इस तरीके से 30 मिनट्स वीडियोस को दे दो, या आपका जो कॉन्सेप्ट अभी वीक है या कोई सी पजल वीक है आपकी, तो वो देख लो, पर्टिकुलर पजल वीक है तो वो देख लो। फिर आप क्या करो, बाकी के 1 आवर जो है ना, बाकी के जो आपके पास 1 आवर बचे हुए हैं, इसमें करो आप प्रैक्टिस अच्छे से। तो यहाँ प्रैक्टिस करनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो 1 आवर आपको क्या करनी होगी, अपनी प्रैक्टिस करनी होगी। और उस प्रैक्टिस के अंदर आप क्या कर लो, 2 पजल कर लो। मैं मानता हूं आप एक पजल को यार 15 मिनट्स दे देते हो, तो 2 पजल आपके आराम से हो जाएंगे। या 20 मिनट्स भी दे रहे हो, चलो किसी किसी दिन कोई टफ पजल आ गई तो 40 मिनट में हो जाएंगी। बाकी 20 मिनट में बचा हुआ कोई सा भी एक 2-3 टॉपिक उठाओ, 2 टॉपिक उठाओ, उसके एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। लाइक आप एक इनपुट आउटपुट उठा लो, एक कोडिंग डिकोडिंग उठा लो, एक दिन कोडेड ब्लड रिलेशन उठा लो, नेक्स्ट डे आप कोडेड डायरेक्शन डिस्टेंस उठा लो। इस तरीके से करना होता है। ऐसा नहीं है अब आपको डेली भाई बहुत बहुत क्वेश्चन लगाने हैं, 50-50 क्वेश्चन आप कोडेड ब्लड रिलेशन के करोगे, नहीं, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। आप जितना थोड़ा थोड़ा कंटेंट डेली करोगे वही आपको स्ट्रांग बनाता है। तो रीजनिंग में आपको इस तरीके से अपने आप को लेके चलना है, ठीक है। रीजनिंग हो गया हमारा। अब हम चलते हैं इंग्लिश पर, देखते हैं इंग्लिश की बात करते हैं। आप इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश देखो आरआरबी पीओ के अंदर भी आएगा, एसबीआई क्लर्क के अंदर तो डेफिनेटली आता ही आता है, उसके अंदर तो कोई चॉइस नहीं रहती है। तो आरआरबी पीओ के अंदर अभी मैं हिंदी और इंग्लिश, हिंदी की बात कर लूंगा अभी, आप देखना इसको। इंग्लिश में क्या करना है आपको, इंग्लिश में देखो आप अपने हिसाब से भी टाइम दे सकते हो, और मैं आपको अगर रिकमेंड करूं तो इंग्लिश में भी आप कम से कम नहीं 2 आवर्स दो। 2 आवर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इंग्लिश को देने के लिए, क्योंकि इंग्लिश कहीं ना कहीं बहुत बच्चों का वीक रहता है। तो यहाँ पर प्रैक्टिस करने की ज्यादा जरूरत है, रीडिंग करने की ज्यादा जरूरत है। इन 2 आवर्स के अंदर आप कर सकते हो बहुत कुछ, प्रैक्टिस से लेके रीडिंग तक आप आराम से कर सकते हो। लाइक यहाँ पर आप प्री की प्रैक्टिस भी कर सकते हो 2 आवर्स के अंदर, अगर इंग्लिश की प्री करते हो। और वैसे प्री करने की जरूरत नहीं है, अगर आप मेंस कर रहे हो ना तो प्री करने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेंस ही तभी करोगे जब आपका प्री अच्छा होगा, प्री की इंग्लिश अच्छी होगी। या फिर प्री की इंग्लिश भी अच्छी नहीं होगी तो मेंस तो आपको अगर देना है तो करना ही पड़ेगा। तो इंग्लिश में देखो क्या होता है, इंग्लिश में लगता है कि हम कुछ मतलब हमें समझ नहीं आता, अगर हम क्वेश्चन भी करते हैं तो आरसी नहीं आता। तो यहाँ पर मैं मानता हूँ कि वीडियोस देखने की हमें ज्यादा जरूरत रहती है, कि वीडियोस से देख के हम समझें, सीखें किस तरीके से आरसी को सॉल्व किया जाता है, किस तरीके से पैराजंबल को सॉल्व किया जाता है, ठीक है, किस तरीके से आरसी किया जाता है, पैराजंबल का क्या तरीका है, और ये सब भी देखना होता है यार। मेन टॉपिक तो यही होते हैं, आरसी और पैराजंबल किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। एक बार देख लो कि फिलर्स में क्या क्या स्ट्रैटेजी, मतलब किस तरीके से फिलर्स में आप फिल कर सकते हैं हम, ग्रामर लगा के और बाकी टोन के हिसाब से। और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, लाइक टोन बेस्ड हो गए, ये आप देखो कि किस तरीके की टोन्स आती हैं। जब आप प्रैक्टिस करोगे सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। पैरा फिलर्स हो गए या पैराग्राफ फिलर्स हो गए। पैराग्राफ आता है, एक सेंटेंस ही फिल करने को दे देते हैं आपको। ये चीजें आप देखो किस तरीके से करते हैं, क्या कॉन्टेक्स्ट बेस यहाँ पे पहचानना होता है। और ये आपका सेंटेंस करेक्शन बोल रहा हूँ, आपको वो आता है। कनेक्टर्स आते हैं, कनेक्टर्स आप देखो किस तरीके से, सारे कनेक्टर्स आपको पता होने चाहिए, किस तरीके से हम कनेक्ट करते हैं, क्या क्या उनका मीनिंग होता है। तो एक एक बार आप जब ये सारी चीजें लर्न करने लग जाओगे, आप लाइक आपको आरसी पता है कि किस तरीके से सॉल्व करना है, मेंस का क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। रिक्वायरमेंट सबसे पहले चेक किया करो कि यार क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है इस चीज को सॉल्व करने की, किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, किस तरीके से चलना होता है, पैराजंबल कैसे सॉल्व करना होता है। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको सबसे पहले करो आप।
पैराजंबल किस तरीके से किया जाता है, एक बार इसका पैराजंबल का कॉन्सेप्ट देख लो आप, कैसे पेयर बना के हम करते हैं। तो बस फिर आप क्या करोगे, अपनी प्रैक्टिस करो, अपने से ही सब कुछ करो, फिर खुद से ट्राई करोगे ना तब सारी चीजें आएंगी। गलतियां करोगे आप पहली बार में, बट गलतियां करते करते ही अपने आप को स्ट्रांग बनाओगे। एक आरसी में मान लो एक क्वेश्चन आया था कि ऑथर्स का व्यू क्या है या मेन पर्पस क्या है पैराग्राफ का, तो आप वही फाइंड नहीं कर पाए। फिर आप देखोगे किस तरीके से फाइंड किया जाता है, किस तरीके से टोन होती है, क्या कॉन्टेक्स्ट होता है, कहां मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, कहां मैं लैग कर रहा हूँ, ये सारी चीजें आप पहचानोगे ना, तब पहचान के और अपने आप को एनालाइज करके ही प्रैक्टिस करनी होती है दोस्तों। यही चीज आप इंपॉर्टेंट होती है और यही चीज ध्यान रखना। तो इन 2 आवर्स के अंदर देखो, आप अगर 1 घंटा 1 आवर वीडियोस भी देख लोगे ना, 1 आवर वीडियो को दे दोगे तो प्रैक्टिस के लिए आप आराम से 1 आवर बचेगा आपके पास। और इस प्रैक्टिस में 1 आवर आप आराम से 1 आवर के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हो। लाइक आप क्या कर सकते हो, 2 आरसी कर सकते हो मेंस लेवल, पैराजंबल कर सकते हो, एक क्लोज टेस्ट वगैरह फिलर्स के क्वेश्चन 5 क्वेश्चंस कर सकते हो, पैराग्राफ बेस्ड 5 क्वेश्चंस या कि जितने भी आपको करने हैं वो कर सकते हो। बहुत आसानी से कर सकते हो, ज्यादा टाइम नहीं लगता इनको 5 क्वेश्चंस करने में फिलर्स के। अगर आपको वोकैब अच्छे से आती है तो मुश्किल से मैं मानता हूँ 1 मिनट लगेगा, 1 या 2 मिनट लगेंगे। इस तरीके से आपको करना होता है। तो इस तरीके से आपको सारी चीजें प्रैक्टिस करनी है। बता दिया मैंने, 2 आरसी तो देखो कंपलसरी है बिल्कुल, और एक पैराजंबल कंपलसरी है बिल्कुल। पैराजंबल आरआरबी पीओ में भी आएगा, एसबीआई क्लर्क में भी आएगा। 110% आते हैं क्लर्क और आरआरबी पीओ के अंदर। तो पैराजंबल स्ट्रॉन्ग करने की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। और फिलर्स आते ही आते हैं, पैराग्राफ बेस्ड भी क्वेश्चन आ जाते हैं, टोन बेस्ड भी आ जाते हैं। टोन बेस्ड तो आरसी में भी पूछेगा वो। तो ये सारी चीजें आपको आपको बिल्कुल अपनी स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। और एक कनेक्टर्स आप बिल्कुल करके जाना। कनेक्टर्स बहुत पूछते हैं क्लर्क के अंदर भी और आरआरबी पीओ के अंदर भी। तो ये मेजर टॉपिक अभी मैंने आपको बताए हैं। अभी बहुत सारे टॉपिक्स इंग्लिश के अंदर रह भी चुके होंगे, तो सभी आपको धीरे धीरे करने हैं और ये चीजें आप कर पाओगे मॉक टेस्ट के अंदर। तो मॉक टेस्ट के अंदर जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे ना धीरे धीरे, तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं। या पिछले भी मॉक टेस्ट आप ओपन करके जब प्रैक्टिस करोगे तब भी पता चल जाएगा। अब देखो एक सेक्शन में मैं बात करता हूँ आपसे हिंदी की। देखो यहाँ बात कर लेते हैं सिर्फ हिंदी की। जो बच्चे हिंदी अटेम्प्ट करना चाहते हैं, मुझे पता है काफी बच्चे बोलेंगे कि हिंदी वालों का क्या, हिंदी वालों का क्या। तो देखो हिंदी में अटेम्प्ट तो नहीं करता हूँ, बट आपको मैं एक चीज बता देता हूँ कि हिंदी आप सिर्फ मॉक टेस्ट से सीख सकते हो। क्योंकि भाई आपको कंटेंट जल्दी से नहीं मिलेगा हिंदी का, ज्यादा वेबसाइट प्रोवाइड करती नहीं है। तो आपको मॉक टेस्ट में ही आरआरबी पीओ के मॉक टेस्ट ओपन करोगे पिछले साल के, उससे पिछले साल के, तो वहां से जब आप हिंदी देखोगे कि कैसी हिंदी आती है और क्या हम कर पा रहे हैं या नहीं, तो मॉक टेस्ट से ही आप हिंदी सीख सकते हो। बस प्रैक्टिस करोगे हिंदी के अंदर, हिंदी को अटेम्प्ट करोगे, फिर अपने मार्क्स एनालाइज करोगे, कहाँ गलती कर रहे हो, क्या समझ नहीं आ रहा है, ये सब चीजें एनालाइज करोगे, तब जाके आप हिंदी में भी अच्छे हो जाओगे। हिंदी में कॉन्फिडेंस बहुत बच्चों को आ जाता है जो अटेम्प्ट करते हैं, लाइक हमेशा से अटेम्प्ट करते हैं आरआरबी पीओ के अंदर, तो वो हिंदी कर सकते हैं। बट मैं आपको बता दूं, मैं हिंदी नहीं करता हूं, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती है किस तरीके से करना है, क्योंकि बहुत ऐसी हिंदी नहीं होती। आप ये मत सोच लेना कि हम जो लैंग्वेज बोल रहे हैं हिंदी में जैसे हम बोलते हैं वैसी हिंदी होती है, नहीं, ऐसी हिंदी नहीं आती है। बहुत अच्छी हिंदी आती है और कॉम्प्लिकेटेड भी होती है। तो आप ध्यान रखना हिंदी का भी, जब आप मॉक टेस्ट में लगाओगे ना, मॉक टेस्ट में हिंदी एक बार अटेम्प्ट करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा कैसा लेवल है, आप कितना कर पा रहे हो। तो वहीं से ही बस सोच लेना कि आपको हिंदी अटेम्प्ट करनी है, इंग्लिश अटेम्प्ट करनी है। तो मैं, मेरा तो डिसाइडेड रहता है मैं इंग्लिश ही अटेम्प्ट करूंगा। देन अब बात करते हैं लास्ट, देयर इज नो स्लाइड, ओके जस्ट वेट। अब लास्ट आता है देखो जीए। अभी तक पता है आपको टोटल में टाइम कितना बचा, बता चुका हूँ स्टडी का। टोटल टाइम हमारा कंप्लीट हो चुका है 5.5 आवर, 2 आवर, 2 आवर एंड 1.5 आवर, तो 5.5 आवर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं टोटल टाइम स्टडी के। तो अब देखो जीओ को आप कितना टाइम दे सकते हो। एक तो वो बच्चे होते हैं जिन्होंने जीए भाई पहले से करा ही नहीं है, तो काफी टाइम देने की तो जरूरत होगी ना यार आपको। दूसरे बच्चों से तो ज्यादा देने की जरूरत होगी क्योंकि आपको ज्यादा पढ़ना है। तो ऐसे बच्चे अपना देखेंगे किस तरीके से हम कर सकते हैं। बट जिन बच्चे साथ में तैयारी कर रहे हैं, प्रिपेयर किया है पहले से, एक एक दिन पढ़ा है जीए को, और अगर उनको भी सिर्फ रिवीजन ही करना है अभी तक, रिवीजन इन केस आप मतलब आपने डेली वाइज पढ़ा है, आपने पीछे रिवीजन भी किया, बट आपको थोड़ा थोड़ा मेमोराइज है, यानी चीजें याद है, तो बस
आप क्या कर सकते हो, जीए को ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। जीए में आप क्या कर सकते हो, बस 2 to 3 आवर्स दे सकते हो आराम से। तो बस 2 to 3 आवर्स आपके लिए बहुत है, अगर आपने पहले से जीए प्रिपेयर किया है। और देखो, आपने अगर पहले से जीए प्रिपेयर नहीं करा है तो आपको भाई देखो टाइम तो देना पड़ेगा, वो आपको खुद देखना पड़ेगा कि आप कितने टाइम में कितना जीए कर पा रहे हो, आपकी क्या कैपेसिटी है, क्या कैपेबिलिटी है, कि आप कितना अच्छे से याद कर लेते हो, मेमोराइज कर लेते हो। तो आपको फिर तो आपको देखो ज्यादा टाइम देने की जरूरत है, आई थिंक 4 आवर्स भी देने की जरूरत होगी, क्योंकि लास्ट के 1 मंथ में अगर बच्चे जीए करते हैं तो वो क्या करते हैं, सारे सब्जेक्ट छोड़ देते हैं, मतलब ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, उनको 1 1 आवर देते हैं या थोड़ा सा ही देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है हमने सारा चीज पढ़ी हुई है और स्ट्रॉन्ग कर लिया, फिर वो 6 से 7 घंटे जीए ही पढ़ते हैं, बढ़िया से जीए तैयार कर लेते हैं। क्योंकि अगर आप 6 से 7 घंटे जीए को दोगे और इतना आपके अंदर इतनी है पढ़ने की, आपको लगता है कि आप कर सकते हो, उतनी कैपेसिटी है आपको 7 7 आवर जीए को देने की, तो बिल्कुल दे सकते हो आप। तो 7 आवर्स तो नहीं, बट फिर भी 5 to 6 आवर्स तो आपको देने पड़ेंगे अगर आपने जीए बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है। ये उन बच्चों के बारे में बता रहा हूँ जिन्होंने जीए को हाथ तक नहीं लगाया, एक क्वेश्चन तक आज तक करके नहीं देखा है, बस प्री प्री पे लगे हुए थे वो अभी तक। तो आपको बिल्कुल 5 to 6 आवर्स देने पड़ेंगे। और बाकी बच्चे जिन्होंने डेली वाइज पढ़ा है जीए, चाहे उन्होंने रिवीजन नहीं किया, वो अगर 2 to 3 आवर्स भी देंगे ना, रिवीजन करते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे, तो आराम से उनका हो जाएगा। और जीए का सोर्स कैसे करना है, क्या करना है, ये सब मैं ऑलरेडी पिछले वीडियोस में प्रोवाइड कर चुका हूँ। काफी वीडियोस मैंने जीए के ऊपर अलग ही वीडियोस बना रखी हैं, किस तरीके से कहाँ कौन सी सोर्स को फॉलो करिए, क्या करिए, सब बता रखा है। और देखो अभी भी मैं बता दूं तो सोर्स कोई सा गलत नहीं होता है जीए का, बट ये है कि आप एक सोर्स पर डिपेंड मत रहिए, 2 सोर्स पर डिपेंड रहिए, ताकि आपका कोई क्वेश्चन ना छूटे और आप डिफरेंट तरीके से सीख पाओ क्वेश्चन को किस तरीके से बनाया जाता है। तो बस जीए के अंदर यही है दोस्तों, जी आपको इस तरीके से ही करिए जीए को, तो इस तरीके से आपके लगभग 8 to 9 आवर्स हो जाते हैं स्टडी के। और फिर देखो यहाँ पर आपका एसबीआई क्लर्क तो हो ही जाता है, एसबीआई क्लर्क में के बाद जीए के बाद कुछ नहीं आता है। बट आरआरबी पीओ का अगर मैं आपको बता दूं तो आरआरबी पीओ की बस एक चीज रहती है, क्या चीज रहती है, वो रहती है कंप्यूटर। बताया मुझे कंप्यूटर के बारे में भी आपको बहुत ज्यादा डाउट्स रहते हैं। देखो यार, कंप्यूटर कुछ नहीं है, कंप्यूटर में आता है सिर्फ बेसिक, बेसिक कंप्यूटर, यानी बहुत ही बेसिक कंप्यूटर यार, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ऐसी ऐसी चीजें। मतलब अगर आपने नेटवर्किंग नेटवर्किंग ज्यादा नहीं, मतलब ऐसे मत सोचना कि सीएस वाली नेटवर्किंग पढ़ने लग गए हैं, तो नेटवर्किंग ऐसी नहीं पढ़नी है। तो नेटवर्किंग थोड़ी सी बहुत जो बेसिक नेटवर्किंग होती है, ओएसएम वगैरह ये सब जो होते हैं ना, तो ऐसी नेटवर्किंग अगर आप पढ़ लोगे तब भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि काफी क्वेश्चंस बनते हैं नेटवर्किंग से भी। तो आप बेसिक कंप्यूटर लेके चलना, कैसे लेके चलना है, एक यूट्यूब चैनल को फॉलो करना, कोई भी यूट्यूब चैनल, मैं आपको बता देता हूँ, ओबी यानी ऑलिव बोर्ड का यूट्यूब चैनल है, इनके एमसीक्यूज पड़े होते हैं, बहुत एमसीक्यूज करा रखे हैं इन्होंने अच्छे अच्छे लेवल के, तो सारे एमसीक्यूज कर लो। डेली आप क्या दो, 30 मिनट दो जी इसको, कंप्यूटर को बिल्कुल इग्नोर मत करके चलना, मैं आपको पहली वार्निंग दे रहा हूँ, अगर इग्नोर करके चलोगे ना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, कंप्यूटर में कुछ नहीं कर पाओगे वहां पे। तो ऐसा मत सोचना कि लास्ट के 7 डेज में कर लूंगा, 5 डेज में कर लूंगा, ऑफकोर्स कर लोगे, बट वो बच्चे कर लेंगे इनको यार कंप्यूटर आती है, जिन्होंने पढ़ रखा है कंप्यूटर का, या तो 12th तक पढ़ी है कंप्यूटर अच्छे से, अभी तक बेसिक याद है, और या जिन्होंने लाइक सीएस कर रखी है वो बैंक का एग्जाम देने जा रहे हैं, या बीसीए वगैरह एमसीए वगैरह वाले जा रहे हैं, तो इस तरीके से उनको तो आता ही होगा ना, सारी चीजें पता ही होंगी, तो वो लोग तो कर ही सकते हैं। बट अगर आपने नहीं पढ़ा है बिल्कुल भी, कभी कंप्यूटर ही नहीं पढ़ा है, या 7th या 8th में पढ़ा था और आपको चीजें याद नहीं है, तो आप 30 मिनट दीजिए और डेली एमसीक्यूज करिए। एमसीक्यूज से कंप्यूटर तैयार हो जाता है, क्योंकि एमसीक्यूज जब आप करोगे ना तो वो एमसीक्यूज में समझाते भी रहते हैं सारी चीजें। तो 30 मिनट में लगभग लगभग 50 से 100 क्वेश्चन आपके आराम से हो जाएंगे। तो डेली 30 30 मिनट दे दिए, 30 मिनट 20 मिनट इस तरीके से देते हुए चलिए। ऑलिव बोर्ड का मैंने आपको यूट्यूब चैनल बताया, मैंने पिछली बार ऑलिव बोर्ड से ही सारे एमसीक्यूज करे थे और मेरे 10 to 11 मार्क्स आ गए थे कंप्यूटर के अंदर। तो आप कंप्यूटर के अंदर अच्छा स्कोर कर सकते हो नो डाउट, बट उसके अंदर आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी कंप्यूटर की, तब आप आराम से 15 से ऊपर स्कोर कर सकते हो। और 15 से ऊपर तो लेके जाने की कोशिश करना है, यहाँ पे 20 मार्क्स का आता है ये, तो 15 से ऊपर लेके जाने की कोशिश करना। 40 का नहीं आता, ध्यान रखना, 40 क्वेश्चंस आते हैं, मैंने क्वेश्चंस बताए थे, तो मार्क्स जो रहते हैं इसके 20 रहते हैं। तो बिल्कुल 15 मार्क्स से ऊपर लेके जाने 15 मार्क्स से ऊपर लेके जाने की कोशिश करना कंप्यूटर के अंदर। और कंप्यूटर में कुछ नहीं है, सिर्फ यही चीज है, एक बार बेसिक नेटवर्किंग और ये, और हिस्ट्री भी थोड़ी बहुत आती है, हिस्ट्री भी जरूर याद रखना कंप्यूटर की। ये तरीका आपको मैंने बता दिया है कंप्यूटर को तैयार करने का। तो कंप्यूटर को इस तरीके से तैयार करते हैं, मैंने भी इस तरीके से तैयार कर रहा है, बहुत आसान होता है कंप्यूटर, इससे कोई घबराना मत यार, कंप्यूटर भी आ रहा है, क्या होगा, कुछ नहीं करना होता है, मतलब कुछ नहीं आता है ज्यादा, इतना तखड़ा नहीं आता है कंप्यूटर।
तो बस यही इस तरीके से आपको लेके चलनी है दोस्तों तैयारी अपनी। और फिर मॉक टेस्ट की बात करते हैं तो देखो, तो आरआरबी पीओ के मेंस के मॉक अलग होते हैं, आपको पता ही होगा। टाइमिंग कुछ अलग तरीके से होती है, कंपोजिट टाइम मिलता है। तो इसके मॉक टेस्ट को किस तरीके से बैलेंस वे में लगाना होता है और किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे, ये मैं बिल्कुल अलग वीडियो बनाऊंगा एक मॉक टेस्ट के ऊपर, आरआरबी पीओ के मेंस के मॉक टेस्ट के ऊपर, जिस तरीके से मैं अटेम्प्ट करता हूँ। तो बस वही वीडियो आपको देखना। और बाकी एसबीआई क्लर्क मेंस के मॉक टेस्ट के लिए तो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ कि मेंस का मॉक टेस्ट आपको किस तरीके से लगाना होता है। तो मेजर सारे एग्जाम के लिए है, चाहे वो पीओ का हो चाहे वो किसी तरीके का हो, तो वो मैं बता चुका हूं। और अभी आपको क्या करना है, देखो मॉक टेस्ट को अभी होल्ड पर रखो, आरआरबी पीओ के मॉक टेस्ट को। अभी आपको क्या करना है, एसबीआई क्लर्क मेंस के मॉक टेस्ट दो, एसबीआई क्लर्क के मॉक टेस्ट दो। वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी का एग्जाम पहले होगा, यू नो दैट के उसी का ही एग्जाम जहां तक है सबसे पहले होगा। तो अभी एसबीआई क्लर्क ये तो आप आरआरबी पीओ क्या होगा, आरआरबी पीओ सितंबर में, थोड़ा सा अभी है आपके पास टाइम, आराम से लगा सकते हो उसके मॉक टेस्ट। बट एसबीआई क्लर्क के लगाना स्टार्ट करो, ऑल्टरनेट डेज पे लगाओ, जैसा भी आपका दिल करे वैसे लगाओ। मतलब आपको लगता है 2 डेज का गैप देना चाहिए मुझे, 2 डेज का मॉक टेस्ट लगाने के बाद प्रैक्टिस करनी चाहिए अच्छे से, तो आप ऐसे करो। 3 डेज का भी अगर आपको गैप देना है तो वो चीज आप कर सकते हो। देन उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अच्छे से एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, आप कहाँ कहाँ अभी फंस रहे हो, कहाँ गलती कर रहे हो, क्या चीज आपसे नहीं हो पा रही है। तो ये चीज एनालाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत होगी आपको मॉक टेस्ट के अंदर। और मॉक टेस्ट की अगर बात करूं तो 10 के 10 मॉक देने आपको विद टाइमर। टाइमर का प्रेशर हैंडल करना सीखिए। अगर आप टाइमर का प्रेशर हैंडल करना सीखोगे ना, तो ये बहुत अच्छी चीज है, आप बहुत सारी चीजें अच्छे से हैंडल कर पाओगे, वहां पर घबराओगे नहीं टाइम को देख देख कर। टाइमर का प्रेशर हैंडल करना सीखो दोस्तों, मैंने भी बहुत अच्छे से सीखा है और आराम से टाइमर को मैं हैंडल कर लेता हूँ, बिल्कुल घबराता नहीं हूँ। तो जब आप टाइमर के साथ लगाओगे ना, आप ये अपनी एंजाइटी खत्म कर दोगे, तभी आप अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे अपने ऊपर और आपका दिमाग भी अच्छे से चलेगा। तो ये चीजें थी सारी, मॉक टेस्ट के बारे में मैं आपको बता दिया। अभी आरआरबी पीओ का मॉक टेस्ट अभी मत लगाओ, अभी थोड़े टाइम के बाद लगाना स्टार्ट करेंगे। आरआरबी पीओ का मॉक टेस्ट भी बताऊंगा मैं आपको किस तरीके से लगाना है, वो तो मैं आपको बता ही दूंगा, और कब लगाना है वो ये भी बता दूंगा। तो इस तरीके से हमने चलना है, इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है डेली। अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल आप एक अच्छे लेवल पे पहुंचोगे तैयारी के अंदर अपनी, और सारी चीजें आपकी स्ट्रांग होंगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने सब चीजें कवर कर ली है और सारी चीजों के बारे में आपको बता दिया है। तो बिल्कुल अगर वीडियो को आप देखते हो तो स्ट्रेटेजी को जरूर फॉलो करना, इस तरीके से तैयारी करने की कोशिश करना और देखना आपको फायदा होता है नहीं होता है। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।